अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने के दावे किए थे, मगर ईद के बाद पार्टी की सफ़ों में तकसीम, आपसी झगड़ों और इख्तलाफात का नया राउंड शुरू हो गया है। कहीं रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाकर इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो कोई अडियाला जेल में इमरान खान के सामने अपने साथी रहनुमाओं के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल रहा है। जबकि 2 रोज पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बारे में ऐसे बयानात दे दिए हैं जिसने पार्टी में इख्तलाफात को लेकर जलती पर तेल का काम किया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने और इमरान खान की रिहाई की कोशिशों से मुतल्लिक हिकमत अमली पर भी सवालात उठ रहे हैं। अहम बात यह कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात के मामला सामने आते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। हर कुछ रोज़ बाद ऐसी खबरें आती रहती हैं, मगर ईद उल फितर के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद जहां इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ खबरें सामने आई थी, वहीं ये खबर भी सामने आई थी कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने की टास्क भी दी है, जिस पर इन पार्टी रहनुमाओं का रद्द अमल भी अब सामने आ रहा है। पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर और शहराम दरकई ने अपने बयान में पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात की जाएँ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। असद कैसर ने कहा कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक़ रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तवानाई KP में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली, इमरान खान की रिहाई पर तवज्जो मरकूज़ रखें। इसी तरह शहराम तरकई ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इमरान खान और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर तवज्जो देने का बयान दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने भी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू में मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि उन्हें भी हक हासिल है कि अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब दें। वज़ीर आला के बयानात से इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के बयानात पर पार्टी रहनुमाओं के रद्दमल के बाद अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी ने मुतल्लिका रहनुमाओं से रब्ता किया है और ज़राए के मुताबिक इन रहनुमाओं से रद्दमल ना देने की गुजारिश की है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने इन रहनुमाओं को ये मामला इमरान खान के साथ उठाने की यकीन दहानी भी करवाई है। जबकि कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी ने यह खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में इनके बयानात पर तशवीश का इजहार भी किया है और उन्हें मुस्तकबिल में खामोश रहने की दरख्वास्त की थी। अली अमीन गंडापुर के इन बयानात से पहले साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और अली अमीन गंडापुर के एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात और पार्टी रहनुमा आज़म सवाती के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ बयानात भी मीडिया की जीनत बन चुके हैं। ईद के दूसरे रोज़ आज़म सवाती ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में आज़म सवाती ने मानसेरा में मुबैना करप्शन और स्पीकर बाबर सलीम सवाती के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए थे। और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आज़म सवाती ने बताया कि उन्होंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामला का बताया है। ताहम आज़म सवाती के इल्ज़ामात पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि आज़म सवाती पैदाइशी झूठा है और वो अपना मौक़िफ़ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने पेश करेंगे। बानी PTI का जो भी हुक्म मिला वो उस पर अमल करेंगे। अहम बात यह कि आज़म सवाती ने इमरान खान से मुलाकात में उन्हें पंजाब के मामलात पर भी ब्रीफ किया था और बताया था कि पंजाब में आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के कायम मकाम सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि इमरान खान ने आज़म सवाती से जब ये सवाल किया कि आलिया हमजा के रास्ते में कौन रुकावट डाल रहा है, तो आज़म सवाती ने मेरा नाम दिया, मगर जब मैंने आलिया हमजा से पूछा कि आपको मेरी तरफ से कभी रुकावट मिली, तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। हमाद अजहर ने कहा कि वो पहले 2 बार इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आज तीसरी दफ़ा और हतमी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाखिली एहतसाब कमेटी ने तैमूर झगड़ा के खिलाफ माली बदइंतज़ामी, हुकूमती नाकामियों और 36 अरब रुपए की बदअनवानी के इल्ज़ामात पर तहकीकात शुरू कर दी है, वहीं तैमूर झगड़ा ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए हैं। पार्टी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के सवालनामे पर अपने तहरीरी रद्द-ए-अमल में तैमूर झगड़ा ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के असासे ज़ाहिर किए और वज़ीर आला के मुताबिक उन्होंने 1 साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए, तो एहतसाब कमेटी वज़ीर आला की इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रही। तैमूर झगड़ा ने यह सवाल भी उठाया कि इमरान खान के कहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों है। KP हुकूमत धांधली की इंक्वायरी कराने में क्यों नाकाम रही।
यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देना तो दूर अपने मसलों में घिरती नजर आ रही है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि वो जल्द सड़कों पर निकलने और गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी गुजर की आपने तैयारी पकड़नी है। हम इंशाअल्लाह ताला जैसी खान साहब हुक्म देंगे, क्या हुक्म देगी, इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर हम रोडों पे होंगे। आप सब ने मंडे के दिन से सब ने हाथों पे जो है काली पट्टियां बांध के, चाहे दफ्तरों में जाओ, चाहे बाजारों में जाओ, चाहे समझी में जाओ, हम सिर्फ इसी पे इंहिसार नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम दोबारा निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा मैं आपको ये कहूंगा कि हम इस दफा जब निकलेंगे तो गोलियां खाने निकलेंगे। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ईद उल फितर के बाद एक मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी इमरान खान और असीरान की रिहाई के लिए। फिर तवक्को की जा रही थी कि शायद जब सूबाई क़यादत और चीफ मिनिस्टर का रोल अलहदा अलहदा कर दिया है तो अब ज़्यादा फोकस सिक्योरिटी मामलात पर, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नेंस के मामलात पर होगा। लेकिन इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो मसरूफ़ है पब्लिकली एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में। करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे साजिशी होने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान से कोई निकल कर आता है तो इमरान खान की रिहाई की बात कम होती है और वहाँ पे शिकवे शिकायत ज़्यादा होते हैं, लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं। ये चल क्या रहा है पार्टी में इस वक्त? देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर कोई चीज़ पार्टी के अंदर चल रही है तो मैं पार्टी के इंटरनल मामलात क्यों बैठ के आपके साथ टीवी पर डिस्कस करूँगा, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये जो बात आपने पहले की है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि, और पार्टी ने भी ऐलान किया था कि ईद उल फितर के बाद, तो शहजाद भाई ईद उल फितर के बाद हार्डली आज चौथा पांचवां दिन है और छुट्टी जो है वो 2 तारीख को ख़त्म हुई है। जो ईद की जो छुट्टियां होती है, लाए अमल का बिल्कुल ऐलान जो है वो ईद के बाद कहा था और ईद के बाद ही कर रहे हैं, जल्द होने वाला है। खान साहब से मुलाकात हो गई है। खान साहब ने ईद से पहले ये कहा था कि रमज़ान में आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को शेप अप करें और उसके बाद अपोजिशन अलायंस के साथ मिलके कोई लाए अमल का ऐलान आप ईद के बाद करेंगे तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। नंबर एक, जो आपने डिफरेंसेस की बात की, मैं ये समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई छोटी पार्टी नहीं है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें हर सोच, हर फिक्र, हर बैकग्राउंड के लोग एक नजरिए यानी कि इमरान खान के हकीकी पाकिस्तान के फलसफे के हवाले से इकट्ठे हैं। तो उसमें लोग इख्तलाफ भी करते हैं और इख्तलाफ अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो करते हैं ताकि पार्टी के जिम्मेदारान को अंडरमाइन किया जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल सुबह पूरे सोशल मीडिया पे 2 बयान, एक जुनैद अकबर साहब का और एक आतिफ खान साहब का सर्कुलेट करने लग गया और दोनों चीफ मिनिस्टर के खिलाफ थे। जब मेरी बात हुई तो पता ये चला कि वो दोनों के दोनों बयान जो कि वाइडली सर्कुलेट हो गए थे वो बिल्कुल जाली, फेक और झूठे थे। फिर दोनों साहिबान ने अपनी ट्वीट्स में ये कहा शाम को कि ये बिल्कुल बकवास है, हमने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया। अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ किसी जगह पे मौजूद है तो फिर उस हवाले से दोस्त बैठे हैं जो इस चीज को उठा देते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मजबूत पार्टी है। नहीं शेख साहब, इसमें एक तो देखिए पार्टी के जो इंटरनल मामलात हैं उस पर आप बेशक ना बात करें, लेकिन जब इंटरनल मामलात पब्लिक की जीनत बनते हैं और खुद वो रहनुमा बनाते हैं और उस पर ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की तरफ से क्या सराही होती है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा आतिफ खान, शहराम के हवाले से, असद कैसर साहब के हवाले से, उस पर बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किए हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि हम जवाब देने का हक रखते हैं, तहकीकात का मुतालबा किया। यही बात शहराम तरकई ने भी की है। आजम स्वाति साहब मिलकर आते हैं अडियाला जेल में इमरान खान से और बाबर सलीम जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तैमूर झगड़ा को करप्ट कह रहे हैं। तैमूर झगड़ा कह रहे हैं कि आप जवाब दें कि 75 करोड़ आपने कैसे खर्च किए जबकि आपके असासे 10 करोड़ के। ये सोशल मीडिया नहीं कर रहा है, ये आपकी पार्टी के रहनुमाओं के बयान हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो ये है कि वो जो बाबर सवाती साहब वाली बात है वो उनका एक लोकल इशू है। वो उस इशू के ऊपर खान साहब से मिलने गए थे। जब वो बाहर आए हैं उनके पास कोई आजम सवाती साहब के पास कोई पार्टी की जिम्मेदारी तो कोई नहीं है ना, जिसको उन्होंने बाहर आके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी है। वो गए हैं अंदर, उन्होंने अपने रीजन के हवाले से लोकल इशू से कोई बात की, बाहर आए हैं, साफियों ने पूछा, उन्होंने बता दिया। अब ये तो मैं साफियों से पूछता हूँ थोड़े कोई और काम नहीं है, तुसी 5 दिन हो गए, उन्होंने एक लोकल मसला है, उस मसले के लिए साफियों ने तो उल्टा पूछा कि आप बाहर आके ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई और दूसरे इश्यूज पे बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा नहीं देखें सिक्योरिटी सूरत हाल पे भी बात की है। मामला ये है कि अगर इंटरनल इशू उनके हल्के का है
तो उस पे वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर साबित होता है तो उनको बतौर स्पीकर हटा देंगे हम। उनके इशू का अगर कोई बात है तो वो अगर साफी पूछता है तो उन्होंने बता दी। और हर एमएनएज एमपीएस के इशू कई दफा होते हैं इलाकों के अंदर, ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है, हर पार्टी में होते हैं। किस पार्टी में जरा बताएं ना, पिछले पीपल्स पार्टी नून लीग के आपने कब सुना हो कि जो लोग पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ, कब हालिया बयान आपने सुने? मैं आपकी पार्टी का रोज एक बयान दिखा सकता हूं आपको। देखें जावेद लतीफ हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, बयानात मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये कौन कहता है कि मौजूद नहीं है? वहां पे पंजाब के अंदर इस वक्त जो आपको याद होगा, हमजा शहबाज की ग्रुपिंग और मरियम नवाज की ग्रुपिंग आप लोग खुद रिपोर्ट करते रहे। बिल्कुल हम जराए से करते रहे, लेकिन पब्लिकली आके नहीं एक दूसरे को रिडिक्यूल करते हैं। यहाँ तो हमाद रजा साहब ने ये कह के इस्तीफा दे दिया है कि मेरा नाम वहां पे लिया गया है कि अली हमजा को मैं काम करने से रोक रहा हूं। नहीं है, हर पार्टी का कल्चर होता है। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब हम उनको कहते हैं कि आप खुल के हर चीज के ऊपर बात करें तो कई दफा वो अपनी बातें भी बाहर कर देते हैं, जो कि शायद आप लोगों के लिए ज्यादा सनसनी और ज्यादा चीजी किस्म की गुफ्तगू है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें कुछ चीजें नहीं है। इन पे कल रोक दिया गया है। कल हमने पॉलिटिकल कमेटी में इस पे बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि ये जो आपके छोटे मोटे मामलात हैं ये तुसी साढ़े नाल बैठ के कर लिया करो तुसी, क्योंकि लोगों को देखें मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस वक्त हमारा फोकस जो है, जो हमारा फोकस है, वो इन चीजों से हट के इन दूसरी चीजों के ऊपर चला जाए, जो कि नामुनासिब है। और उसमें हमारे लोगों को इंस्ट्रूमेंटल नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को भी उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो उनको बता दिया गया है। मगर ये पार्टी एक आजाद पार्टी है, ये खुली मेरे ख्याल से तो वैसे आप इसको दूसरी तरफ से पेश करें, कलीदी किरदार जो है वो आपकी पार्टी रहनुमाओं का है। मीडिया शायद एक टूल के तौर पर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि इस वक्त क्या इस पर आपकी पार्टी ने फैसला किया है? टूल के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो रहा। जब मीडिया एक खबर मेरे से या जुनैद अकबर से या आतिफ खान से गलत मंसूब करके उसको आगे सर्कुलेट करता है तो वो टूल के तौर पे तो इस्तेमाल हो रहा है, वो तो बल्कि गड़बड़ कर रहा है। टूल तो ना हुआ जनाब। अच्छा, अगर एक सवाल होता है अली अमीन गंडापुर साहब से कि आप ही सिर्फ चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार क्यों रह गए, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने मुझे कहा कि किसी और को हमने सूबाई टिकट नहीं देना है, आतिफ खान, शहराम और असद कैसर को, क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। अब जरा बताइएगा, ये साजिश वाली बात आपके ख्याल में इमरान खान ने की है या अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने तौर पे की है? और अब जो पार्टी रहनुमा कह रहे हैं कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए इस बयान की, क्या करेगी आपकी पार्टी? इस पे तो आपको असल जो है जवाब, उसका बेहतरीन जवाब वो चीफ मिनिस्टर खुद दे सकते हैं या उनके तर्जुमान दे सकते हैं। इसलिए कि वो जब वो फिर कोई बात कर देंगे और आप कहेंगे देखिए मीडिया ने सवाल किया था इसलिए उन्होंने ये कहा है। नहीं, मैंने तो आपको बड़ा वाज़ेह कह दिया। देखें, एक आदमी एक बयान खुद दे रहा है तो इजंट इट डजंट मेक सेंस के या उनका तर्जुमान या वो खुद तो उसको जवाब दें। और वो मीडिया को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। आपने देखा इस्लामाबाद में यूट्यूबर से लेके एंकर्स तक हर कोई उनको मिलता है और वो उनको जवाब देते हैं। इस वक्त तो आपकी पार्टी ने ना, आज मैं सुन रहा था अरीमा खान साहबा, सलमान अकबर आजाद ने सबको कहा है कि आप जवाब इनका ना दीजिएगा, हम इसको पार्टी लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे। और वो मुतालबा भी करें कि तहकीकात करें। तो पार्टी लेवल पे तहकीकात होगी इस बयान की? बात यह है कि सबको ये इसलिए कहा गया है और कहना भी चाहिए कि आप लोग बड़ा केयरलेसली ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप अपने साथियों से, जिनको आप दोस्त समझते हैं, जो जराए से अपनी खबरें चला के अपने मामलात चलाते हैं, वो तुसी थोड़ी दिन जराए वाला काम बंद कर दो ना। क्योंकि जब आप लोग इस किस्म की गपशप जराए से करते हैं तो उसके बाद कई दफा जराए को तो परे रख देना एक तरफ। मैं तो अली अमीन गंडापुर के, मैं तो आपको आजम सवाती के, मैं तो आपको ट्वीट बता रहा हूँ असद कैसर के, इसमें जराए कहां से है? जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके अपने चैनल ने जिस दिन अली अमीन साहब उनको मिल के आए, जो सराय से खबरें चलाई वो सब गलत थी, टोटल गलत थी। हमने उनका रिबटल दिया, बाकायदा तौर पे दिया। इमरान खान साहब की मुलाकात और अली अमीन की मुलाकात के बाद ये कहना कि वो मुज़ाकरात के लिए कायल करने गए थे और अंदर खान साहब ने ये टास्किंग की है, बिल्कुल गलत और बिल्कुल कमजोर और बेबुनियाद खबर थी। और आप आधा दिन चलाते रहे। अब 10 रोटी करिए तो लड़ नहीं सकते। नहीं तो कोई बयान नहीं दिया आपने, कोई बात सामने आ जाती, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ साहब बता देते क्या क्या बात हुई है? नहीं, हम आपको अपनी इंटरनल गुफ्तगू लीडर के साथ क्यों बताते और आप हमसे बात निकलवाने के लिए झूठी खबर चलाएंगे? नहीं, झूठी खबर तो नहीं, खैर जराए से जिस साफी की खबर होगी आई एम श्योर वो अपनी खबर पे जो है खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपका रिबटल था तो चले वो भी चल गया। फिर मैं
सर मेरे तो सिपाही हो, मैं चैलेंज करता कि वो गलत खबर सी। सही है, तो आपने उसका रिबटल दे दिया, आपने कहा ये बात नहीं हुई, साफी ने अपने जराये से खबर दी थी, लेकिन मैं तो उन खबरों की बात कर रहा हूं, मैं तो खबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बयानात की बात कर रहा हूं जो खुद आके दिए गए। अब मुझे जरा बताइए, जैसे आपने कहा कि पूरी जमात एक नुक्ते पे मुत्तफिक है, छोटी मोटी गपशप होती रहती है शहजाद भाई, क्यों तुसी नहीं, अब आप ये छोटी बात नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इमरान खान के नजरिए पे मुत्तफिक है, और इमरान खान का एक नजरिया ये है कि हमारी पार्टी जो है वो करप्शन के इंतहाई खिलाफ है, लेकिन बाबर सलीम पे इल्जाम लग रहे हैं करप्शन के, आजम सवाती की तरफ से तैमूर झगड़ा, आपकी इंटरनल कमेटी ने 36 अरब रुपए का इल्जाम उन पे लगाया है, और वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से ये पूछा जाए उस कमेटी की जानिब से कि 10 करोड़ के असासे आपके पास हैं, 75 करोड़ आपने कैसे पार्टी पे खर्च किए हैं। तो ये नजरिया तो नहीं इमरान खान का कि एक दूसरे पे करप्शन का इल्जाम लगाओ। बता देता हूं मैं, देखिए मेरी बात सुने, आपको तो खुश होना चाहिए, बल्कि आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए। पार्टी में करप्शन है, आपकी इस बात पे खुश होना चाहिए? नहीं, इस बात पे नहीं, आप बहुत ज्यादा जल्दी चीजों पे जंप कर रहे हैं। हो सकता अगर आप मुझे बोलने दें तो शायद आपको जवाब मिल जाए, आपके नाज़रीन को भी जवाब मिल जाए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में नहीं है जिसकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी हो। कोई पार्टी इस मुल्क में नहीं है जिसने अपने वजीर करप्शन के ऊपर इमरान खान साहब ने फारिग किए थे। अगर आपको याद, इस वक्त भी जब वो जेल में है, हमारी एक सूबे में हुकूमत है, इमरान खान साहब ने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई, और उस कमेटी के सामने वुज़रा का भी एहतसाब होता है, सरकारी अफसरान का भी एहतसाब होता है। उसी कमेटी के तहत एक ऑलरेडी केस एक मिनिस्टर का गया, उसके ऊपर तहकीक हुई, वो रिपोर्ट खान साहब से शेयर हुई, और वो मिनिस्टर इस हुकूमत में फारिग किया गया। ठीक है। दूसरा, बाबर सलीम सवाती साहब पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसको उस कमेटी में रेफर किया गया। तीसरा, अगर झगड़ा साहब के हवाले से किसी ने कोई बात की तो वो केस भी उस कमेटी को रेफर किया गया। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी हुकूमत में अपने ही वज़रा का एहतसाब करती है, और बिल्कुल नहीं शर्माती कि लोग क्या कहेंगे और आप मीडिया वाले क्या कहेंगे। अगर कोई गड़बड़ कर रहा होता है, ये अच्छी बात है, ये आप बात करें, बड़ी अहम बात है। अगर वो कोई गड़बड़ कर रहा होता है तो वो रिपोर्ट खान से शेयर होती है। ये कमेटी न किसी चीफ मिनिस्टर के मातहत है, ये कमेटी न किसी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है, ये कमेटी न किसी सेक्रेटरी जनरल ने बनाई है, ये कमेटी इमरान खान साहब ने खुद बनाई है और बेहतरीन काम कर रही है। हाँ। अब अगर उस कमेटी पे भी कोई, मसलन झगड़ा साहब ने, सुन लें, उस कमेटी पे भी आवाज उठा दी कि जी मैं इसको डिस्प्यूट करता हूं, तो उस कमेटी ने बड़े ही मतलब ग्रेसफुली ये किया कि उन्होंने चीजें रोक दी। उन्होंने कहा क्योंकि आपने हम पे एतराज उठा दिया है, अब हम ये आपका एतराज खान साहब तक पहुंचा देंगे, वो फैसला कर लेंगे। उन्होंने फिर उसके ऊपर फिर फाइंडिंग नहीं थी। मेरी आप बात समझ रहे हैं? कहने का ये मकसद है कि एक पार्टी इन हालात में भी, जो हमारे साथ हो रहा है इस मुल्क में, फिर भी अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर रही है। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी वो लोगों ने। लेकिन इन हालात में तो आपकी पार्टी को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि पब्लिकली वो क्या बयान दे रहे हैं और उससे क्या बयानिया बन रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की, वो तो बड़ी अहम है, लेकिन तशवीश की बात यह कि उस अकाउंटेबिलिटी में सामने क्या आ रहा है, उसमें तो करप्शन के किस्से सामने आ रहे हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि जैसे बाबर सवाती वाला मामला है, नहीं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं बाबर सवाती वाला मामला जो है वो एक इलाकाई मामला है, तो क्या इस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इलाकाई स्कोर सेटल करने के लिए करप्शन की मामला सामने आ रहे हैं? यार आप वैसे अजीब बात कर रहे हैं। मैंने आपको इतना बड़ा कहानी सुनाई है कि ये किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बनाई है, ये किसी सेक्रेटरी जनरल ने नहीं बनाई है, ये कमेटी इमरान खान साहब ने खुद बनाई है, ये बंदे इमरान खान साहब ने खुद चुने हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मैं अगर आपकी स्टेटमेंट ले लूं तो इमरान खान साहब किसी के साथ स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं हमारे 3 लोग। ये कमेटी अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं भाई, खान साहब ने बनाई है। और अगर किसी की करप्शन साबित होती है तो हेल विद एनीबॉडी। नहीं, मैं तो इमरान खान के अपने बयान की बात कर रहा हूं। बकौल अली अमीन गंडापुर, इमरान खान ने कहा है कि ये 3 MNAs हमारे जो है ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। इतना बड़ा बयान दे दिया उन्होंने इमरान खान के कहने पे। सर मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बयान दिया, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं कहीं रिमोट एरिया में था, आज ही पहुंचा हूं जहां से मैं आपसे राब्ता कर सक रहा हूं। मैं अली अमीन साहब से भी बात करूंगा इस पे कि क्या बात हुई है, मगर आप अगर उनसे खुद पूछ लें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। इसका उस अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, टिकटों का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि अब हमने कल मीटिंग में डिस्कस भी किया है कि इस तरह के बयानात नहीं जाने चाहिए, ये पहले भी कहा गया था कि इस किस्म के पब्लिकली बयानात नहीं दिए जाएंगे। आपको लगता है कि आप इसमें रोकने में कामयाब हो जाएंगे? आपकी जो क़यादत इस वक्त है वो उसको रोकने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि लोग तो अब ये सवाल करें ना, अगर आप ये पब्लिक बयानात नहीं रोक सकते तो इमरान खान की रिहाई तो एक उससे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कैसे आप पूरा करेंगे? हमें लोग कहते रहते हैं ये नहीं कर सकते तो वो कैसे होगा, ये नहीं कर, ये को बात मेरे ख्याल से बड़ा वैलिड सवाल है कि इस वक्त अगर पार्टी यूनाइट नहीं हो सकती इस पर तो कैसे फिर करेगी? कोई वैलेंस उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खान की रिहाई का और किसी का मुंह बंद कराने का इसका कोई ताल्लुक है आपस में? बंदे भी यहाँ पे कच्चा मारते हैं। मेरी बात सुने आप,
हमने कल बाय पॉलिसी ये कह दिया है, अब इसकी जो पाबंदी नहीं करेगा उसको शो कॉज इशू होगा, और अगर फिर भी अगर बाज नहीं आएगा तो फिर अगले हरबे भी हैं, फिर खान से बात करके फिर अगला बंदोबस्त भी करेंगे जो बाज नहीं आता, जिसको बहुत ज्यादा शौक है छोटी बात को बड़े करने का और छोटी बात को मीडिया में तमाशा लगाने का, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंडरमाइन कर रहे हैं शेख साहब, क्योंकि ये बातें अब तो आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रही हैं कि कारकुनान जो कि पहले भी कई मरतबा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले हैं आपके साथ, अगर वो देख रहे हैं कि क़यादत आपस में लड़ रही है, इमरान खान जेल में है, तो क्या ऐसी लीडरशिप की क़यादत पे क्या हम सड़कों पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? शहजाद भाई, क़यादत आपस में नहीं लड़ रही, ये मामलात होंदे रहंदे ने हर पार्टी, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तुसी मेरा इशू ते गल करो, तुसी मेरा नॉन इशू ते गल कर रहे हो। जो मामलात आपकी पार्टी मैंने तो शुरू ऐसा किया, जो इशू है उस पर आपकी पार्टी कम बात करती है, आपस में इख्तलाफात में ज्यादा बात करती है, तो मैं सवाल उसी पे करूंगा ना फिर। मैं आपको अगर तो कल जी 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 शांति बन लो, थोड़े शांति बन लो, मेरी गल सुन लो। देखिए अभी एहतजाज शुरू होने वाले हैं, आपको ये चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा कि कोई एक पेज से है या नहीं है। 100 इख्तलाफात के बावजूद जो खान की कॉल होगी या जो पार्टी की कॉल होगी, सारे निकलन के भावे एक दूसरे चंगा समझते हैं या पैड़ा समझते हैं, सारे बाहर उनके खान के वास्ते सही। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये बात आपकी पार्टी रोज आके ये बात करे ना, तो फिर सवाल भी उसी पे बनेंगे। और अब मैं उस पर सवाल भी कर लेता हूँ कि आपकी पार्टी अब JUIF और दीगर जमातों के साथ क्या इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुई है, और जो भी आपका एहतजाज होगा, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन के अलावा हो या किसी और हवाले से हो, क्या उस पर एक यूनाइटेड फ्रंट होगा, ऑपोजिशन यूनाइट होगी? बिल्कुल। कुछ चीजें हैं, मौलाना साहब ने हमसे कुछ हफ्ते तक का टाइम मांगा है, 15 तारीख तक का टाइम मांगा है उन्होंने। वो अपनी शूरा से, अपने दोस्तों से उसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी मशावरत जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है, और उनके जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स भी हमने उनको कन्वे किया है कि वो कंसर्न्स कोई कंसर्न्स नहीं है, दे विल ऑल बी रिजॉल्व्ड। और जो उनके KP के हवाले से या उनके रीजन के हवाले से लोकल कंसर्न्स होती हैं, जब आप किसी के साथ अलायंस बनाने जा रहे होते हैं, और वो उनका रिड्रेसल भी जरूरी होता है, तो वो भी उनको हमारी तरफ से कन्वे कर दिया गया है कि डोंट वरी, इट विल बी जैसे आप समझते हैं उस तरीके से इनको जो है पार्टी रिजॉल्व करेगी, क्योंकि खान साहब का हुक्म है। हम चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन की आवाजें एक हो जाए और एक होकर आगे चले, तो तब तक हम उसको, अब हम जो है वो उनकी अपनी शूरा के को मामलात हैं वो आपस में कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से उनके साथ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। GDA के साथ हमारा मामला फाइनल हो गया था, चीफ मिनिस्टर ने एक दफा जाना है, हमारी वैसे एक वफद उनको मिल भी आया था, पगाड़ा साहब को आपको याद होगा। तो बाकी लोग इंटैक्ट है। अभी आप देखें पशीन में इतना बड़ा जलसा हुआ, कोयटा में क्या हुआ, धरने में हम गए, वहाँ बलूचिस्तान में बलोचों के साथ खड़े हुए जो वहां पे ज्यादती हुई। तो इंशाल्लाह आपको ये जो अगला महीना है ये एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ, बाकी तो कल का अल्लाह को पता है, किसी और को नहीं पता। अभी तक जो हमने काम किया है वो फ्रूटफुल है, उस पर चीजें सामने आएंगी और मुश्तरका एहतजाज की तरफ को हम देख रहे हैं आगे इंशाल्लाह ताला। और आपने कहा कि गंडापुर साहब की मेहरबानी करो ना, तुसी भी साडी पार्टी के अंदर जातियां मारते हो, जरा बाहर भी मैंने कहा आप लोग बयान देना बंद कर दे, हमारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे उससे मुताल्लिक। लेकिन मुझे बताएं कि अभी आपने कहा कि गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब से ये पार्टी मुंडे खुंडे नौजवान क़यादत है, जज्बाती लोग ने देखो क्या करते थे, तुसी एवें सारे गुस्सा कर जाते हो। पता नहीं आजम सवाती को कौन सा नौजवान आप गिनते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि जिस आदमी ने इस उम्र में फसाइयत गुजारी, इस 70+ की उम्र में वो गया, जज्बा उनका जवान है, कटी पहाड़ी से लड़ता रहा, उन्हें तो जवान ही समझो, जज्बा तो उनका जवान है। लेकिन मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा कि गंडापुर साहब से और बैरिस्टर सैफ साहब से जो मुज़ाकरात वाली बात है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके हवाले से गोट दे दिया, आपने कहा उनसे बयान जो मंसूब किया था वो गलत है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे साफी कह रहे हैं कि अब ये दोबारा कोई चैनल खुल गया है, कोई ऐसे मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हुआ है हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से? सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंगेजमेंट थी ना, अदर देन मोबिलाइजेशन, जब मोबिलाइजेशन होती है तो फिर तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू, जो चीफ मिनिस्टर होता है या आपकी एक गवर्नमेंट होती है, खसूसन KP में और जितना ये अहम सूबा है, ये एंगेजमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हर वक्त रहता है, ठीक है जी। मगर वो एंगेजमेंट खान की रिहाई के हवाले से नहीं, खान की किसी डील के हवाले से नहीं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, मईशत के और बाकी मामलात पे होती रहती है। और उन्हीं एंगेजमेंट में से फिर अगर कोई और एंगेजमेंट भी निकलनी है तो वो भी निकल आती है। निकल आती है या निकली है? देखिए सर, खान की विजन के अगेंस्ट न कोई एंगेजमेंट होगी और ना हमने निकालनी है। जो एंगेजमेंट खान के विजन, कानून और आइन के दायरे में होगी
और पाकिस्तान के लिए ठीक होगी, उसके ना हम पहले मुखालिफ थे ना हम हैं, चाहे दुनिया जो मर्जी। इस वक्त इमरान खान साहब ने दोबारा कोई गो अहेड दिया है इस अपने विजन के मुताबिक? सर उन्होंने देखें, उन्होंने बिल्कुल बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के दिफा और उस हवाले से है, मुस्तकबिल के हवाले से है, इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है, तो उन मुज़ाकरात के हम कभी भी मुखालिफ नहीं थे। वी हैव बीन सेइंग दैट। हम नेगोशिएशंस कमेटी में बैठे भी सही, खान साहब के हुक्म से बैठे। वो तो क्योंकि हमें खान साहब से फिर मिलने नहीं दिया गया और फिर वो नोटिफिकेशन नहीं निकाला उन्होंने उसका कमीशन का, हम इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। ये भी अभी जो नेशनल सिक्योरिटी वाली कमेटी थी, आपको याद है, उस पर भी हमने ये नहीं कहा था कि हम नहीं आएंगे, हमने मशरूत की थी अपनी अटेंडेंस कि सानू खान नाल मशवरा करन दियो कि इस कमेटी में बैठ जावांगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा फैसला हुआ है इमरान खान और आपकी पार्टी लेवल पे, सीनियर क़यादत लेवल पे, कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए इमरान खान जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं देंगे, सोशल मीडिया से कोई ऐसी इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी, कोई ऐसा फैसला हुआ है टेम्परेचर कम करने के लिए? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि खान साहब के होंठ तो कोई नहीं सी सकता है, याद रखिएगा, पहली बात है। और ना खान साहब को पार्टी में किसी की जरूरत है ये जाके मशवरा दे के तुसी बयान ना देता करो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है जी। और रह गया इश्तियाल अंगेजी वाली बात, इश्तियाल अंगेजी हमारे अपने जो अकाउंट्स हैं पार्टी के, उनकी तरफ से तो नहीं होती, वो तो हक की बात करते हैं, बच्चे जो भी हैं जो उसको चला रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी फेक अकाउंट्स हैं। अभी हमारे जो 5 बच्चे उठाए हुए हैं सोशल मीडिया के, जिनको कहीं भी पेश नहीं किया, उनके साथ जो अकाउंट मंसूब किए जा रहे हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई था, और बच्चे अभी तक कहीं नहीं पेश किए गए। जुल्म देखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस दौरान इंटरव्यू शेख वकास ने यह भी कहा कि जियो न्यूज़ ने यह गलत खबर चलाई थी कि जब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने गए थे तो वो ये उनको कायल करने गए थे कि मुज़ाकरात पर आप राजी हो जाएं, और इमरान खान उस पर कायल हो भी गए थे। उन्होंने कहा ये जियो न्यूज़ की खबर गलत थी। जिन सहाफ़ी शबीर डार की ये खबर थी, हमने दोबारा उनसे रब्ता भी किया, हमारे प्रोड्यूसर ने, और शबीर डार ने कहा है कि वो अपनी खबर पर कायम है। उनके ज़राए ने यह खबर उनको दी थी जिस पर वो कायम है, जिसमें यह बताया गया था उनकी तरफ से कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ उनको कायल करने गए थे मुज़ाकरात पर। पहले इमरान खान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसमें कुछ निकलना नहीं है, लेकिन बाद में वो इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो गए थे। मजीद शबीर डार साहब ने यह भी कहा है कि कल अली अमीन गंडापुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अगर कोई मुस्बत बातचीत हो भी रही है तो वो इसकी हिमायत करते हैं। शबीर डार ने यह भी कहा है कि माजी में भी जब उन्होंने खबरें दी, पीटीआई ने उसकी तरदीद की, लेकिन बाद में वो दुरुस्त साबित हुई। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने पहले इनकार किया था कि उनकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह तस्लीम करना पड़ा था कि उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि जब बाद में ये खबरें जो है वो वाज़ेह हो गई थी। तो ये एक वजाहत थी जो शेख वकास अकरम के इस बयान पर शबीर डार जो साफ़ी है उन्होंने हमें दी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले 1 साल के दौरान मुल्क में माशी इस्तेहकाम तो देखा गया है, मगर माशी तरक्की ना होने के बराबर है। जहां एक तरफ मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम है, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, वहीं ये सवाल अहम है कि माशी इस्तेहकाम से आगे बढ़कर माशी तरक्की का सफ़र कब और कैसे शुरू होगा। अहम बात यह कि हुकूमत ने रवा साल माशी तरक्की का हदफ 3% रखा है, मगर इब्तदाई 6 माह में मुल्क की मईशत सिर्फ 1.5% से ग्रो कर रही है, जबकि बड़ी सनतों की पैदावार में 1.8% की कमी आई है। मुल्क में माशी तरक्की और बिलखसूस सनती पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत ने 2 रोज़ पहले घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट की कमी का ऐलान किया था, और इस उम्मीद का इज़हार किया था कि बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की तरक्की में इजाफा होगा। इसलिए अब देखना होगा कि सनती शोबा हुकूमत के इस इक़दाम से कितना फ़ायदा उठाता है और बिजली की कीमतों में होने वाली ये कमी कितने अरसे तक जारी रहती है। इसके अलावा 3 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 100 ममालिक के दरामदात पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान पर 29% टैरिफ भी शामिल है, जिसको लेकर जहां एक तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया से बात करके इस मौके से फ़ायदा भी उठा सकता है। अहम बात यह कि ट्रंप इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक की तजारती पॉलिसी को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की दरामदादी पॉलिसी के बाज़ मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की बाज़ मसनूआत बिलखसूस ऑटोमोबाइल सेक्टर पर हाई टैरिफ और इजाफी ड्यूटीज़ आयद की जाती हैं। पाकिस्तान में मुशावरत के बगैर SROs के जरिए दरामदी ड्यूटीज़ पर इस्तिस्ना और रियायतें दी जाती हैं, और SROs के जरिए ही दरामदात पर पाबंदी भी लगाई जाती है, जैसे 2024 में गंदम की दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम्स की जानिब से कीमतों के तयन में यकसानियत का फुकदान है, जिसका अमरीकी स्टेक होल्डर्स पर मनफी असर पड़ता है, जबकि मोबाइल डेटा
और ऑनलाइन सर्विसेज में तातुल से आज़ादाना इंटरनेट का इस्तेमाल मुतासिर होता है। रिपोर्ट में टैक्स कवानीन की पासदारी में कोताही, करप्शन और कमज़ोर अदालती निज़ाम की भी निशानदेही की गई है। इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली तबा साहब ने, CEO लकी सीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली तबा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले एक साल में माशी इस्तेकाम तो देखा गया है, लेकिन ग्रोथ महज 6 महीने में 1.5% है, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.8% से श्रिंक हुआ है। अब इसके लिए हुकूमत कह रही है कि हमने बिजली की कीमतें कम की हैं। मैं आगे जाके पूछूंगा आपसे कि उससे कितना फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे पहले जो ट्रंप इंतज़ामिया ने नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया है, उससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उनको नुकसान होगा, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है? ये डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया पे लगाए बेसिकली। अब मेरे ख्याल में जो आइडिया बिहाइंड दिस रेसिप्रोकल टैरिफ वाज टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन कंट्रीज ताकि वो बायलैटरली नेगोशिएट करें, और जो कंट्रीज उनको कंसेशन देंगी आई थिंक वो उनसे बैठ कर रीनेगोशिएट करेंगे, वो मे बी टैरिफ ज़ीरो कर दें ना करें, डिपेंडिंग हम नेगोशिएट कैसे करते हैं और किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम इनको कंसेशंस दे सकते हैं, ना सिर्फ इनको दे सकते हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को भी हम दे सकते हैं। जो स्पेसिफिक US इंटरेस्ट है वो चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड सरप्लस है US के साथ उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, और जो तकरीबन 3 से $3.5 बिलियन सालाना है, उसमें हम जो कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए उसमें डेफिनेटली जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉटन भी आ जाती है, सोयाबीन भी आ जाता है, कनोला भी है, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो हम ड्यूटी फ्री इनको एक्सेस दे सकते हैं उन एरियाज़ में। इसके अलावा आपके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, आपके इवन जो इलेक्ट्रॉनिक EV गाड़ी है ना, उसमें भी अगर CBU में हम अगर 0% टैरिफ कर दें अक्रॉस द बोर्ड, और ऑलरेडी ड्यूटीज़ पे तकरीबन 25% है, और हम इसको ऑफसेट कर लें कहीं और सेल टैक्स वगैरह से, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसमें हमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, बट वी नीड अ राइट टीम to visit Washington and have a proper face-to-face negotiations, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स भी हैं। आपको बताया कि पाकिस्तान के जो मोबाइल पॉलिसी आई थी इसमें SKD में 0% कस्टम ड्यूटी है, तो आईफोन्स भी पाकिस्तान में असेंबल हो सकते हैं जिस तरह से बाकी चाइनीज़ और कोरियन फ़ोन्स असेंबल हो रहे हैं। एक राउट से आप बोइंग से जहाज़ खरीद सकते हैं। अब पाकिस्तान में आपको बताया कि माइंस एंड मिनरल्स के अंदर भी काफ़ी प्रोग्रेस है, और अमेरिका को रेयर अर्थ और कॉपर की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से वहाँ पे दुनिया में जो डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी हम उनको अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, हम उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो पाकिस्तान से इंशाल्लाह जब 2028 से ये हम कॉपर और बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो एवेन्यूज तो बहुत है हमारे पास, और उसमें हम उनसे बैठ के एक रोड मैप अग्री करें, उनको बताएंगे इस तरीके से हम करना चाहते हैं। उनको भी चाहे कि वो अपने फर्म्स को, अपनी कंपनीज को पाकिस्तान भेजें, वो आए मार्केट स्टडी करें, जिस तरह बाकी कंट्रीज से लोग आते हैं, कंपनीज विजिट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करती हैं, तो देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल में नेगोशिएशन ठीक होनी चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म और इसके लिए जो इकदाम भी उठा लिया गया है, वजीर आजम साहब ने फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, कमेटीज़ भी 2 बना दी गई हैं जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, और कहा है कि आप जाएं अमेरिका और वहाँ पे जाके उनसे नेगोशिएट करें। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, जो आप कह रहे हैं ऑटोमोबाइल्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे या एग्री प्रोडक्ट्स पर हम उनको 0 रेट कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ब्लैक इकोनॉमी भी है, अगर गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन एक हद से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगे तो ऐसा तो नहीं हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट में तब्दील हो जाएगा? देखिए, मोबाइल फोन जो है वो SKD पॉलिसी है, तो इट हैज़ टू बी असेंबल्ड, यू कैन नॉट इंपोर्ट CBU, तो इट हैज़ टू बी असेंबल्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज कंपोनेंट्स वहीं से आएंगे ना, चाहे वो US से कंपोनेंट्स आएंगे या जहाँ पे भी आईफोन कंपोनेंट्स बनाती है, चाहे चैनल पे बनाती है, बट है तो अमेरिकन कंपनी, so they need market access, and they have the market access provided they come and visit and evaluate the market. तो वो नहीं कि मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो SKD जिस तरह बाकी चाइनीज़ कंपनीज और हम इंपोर्ट करें इस तरह से आप आईफोन भी कर सकते हैं, बाकी US कंपनी भी हैं जो इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, उनको भी वो भी पाकिस्तानी मार्केट को वैल्यूएट कर सकते हैं। EV में देखें, अभी तो पाकिस्तान में फिल वक्त CBU ही इम्पोर्ट हो रही है,
और जिस तरह बाकी कंट्री चाइना से भी हो रही है, कोरिया से भी हो रही है, जापान से भी हो रही है, तो यूएस से भी हो सकती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो इशू डिफेंस इक्विपमेंट में नहीं है। आप अपनी डिफेंस इक्विपमेंट की जो परचेज है आप थोड़ी बहुत आप यूएस से कर ले। तो हमें उन एरियाज की तरफ फोकस करना चाहिए जहाँ पे यूएस का ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए यूएस इज अ इकोनॉमी where they're not competitive in low value added products, you know, इनकी जो competitiveness है या तो एग्री प्रोडक्ट में या हाई डिफेंस इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ईवीज है, गाड़ी है, तो वो फोकस करना चाहिए और वो टेबल पे बैठ के हमें नेगोशिएट करना चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम ये इनको सही तरीके एक्सप्लेन कर लेते हैं और वो हमसे इन चीज़ों पर एग्री कर जाते हैं, तो आपके पास जो मार्केट एक्सेस है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो $350 बिलियन की इकोनॉमी है, बट यूएस इज तो ये जो एक बात की जा रही है कि हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जीरो टैरिफ पॉलिसी कर दें, आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबल है और अमेरिका क्या ये तैयार होगा करने के लिए पाकिस्तान के साथ? I don't think so. That's not the right approach. We should not do FTA, but we should approach specific sector जिसमें हमें उनको कंसेशन हम दे सकते हैं, जो अभी आपको मैंने मेंशन किया आपके प्रोग्राम में। उन एरियाज को हमें स्पेसिफिकली देखना होगा। अक्रॉस द बोर्ड आप FTA नहीं दे सकते। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप FTA देंगे तो आपके बाकी जो ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनको भी इम्पैक्ट होगा, यूरोप को भी हो सकता है, चाइना के साथ भी हो सकता है। तो हमें बड़ा बैलेंस तरीके से लेके चलना होगा इन इश्यूज को और बड़ा सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और बैठ के फिर एक पॉलिसी बना के और जो भी टीम जाए उसके साथ बैठ के नेगोशिएट करे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना होगा, बिकॉज उसमें टाइमलाइंस जो है वो हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है। तो हमें मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली तो आई एम श्योर गवर्नमेंट मस्ट हैव एंगेज और शुड एंगेज थ्रू एम्बेसी एंड फॉरेन ऑफिस और इस डिस्कशन को आगे लेके जाएं। और अली साहब, जब आपने शुरू में कहा कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये एक कंसर्न है, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी यूएस की भी कहा जा रहा है कि स्लो डाउन होगी हाई इन्फ्लेशन की वजह से, इस वजह से कह रहे हैं, या जो 29% पाकिस्तान पे इजाफी टैरिफ लगाए सिर्फ उस वजह से आप कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया जो टेक्सटाइल में खासतौर पे हमारे कंपेटिटर्स हैं उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाए तो वो पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है। शहजाद, इसमें दो पॉइंट है। देखें 29% टैरिफ लगने के बाद तो डिमांड एब्सोल्युटली कम हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अक्रॉस द बोर्ड कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो मुल्कों में जो टैरिफ लगा है वो सब निगोशिएट करेंगे। देखिए इंडिया भी निगोशिएट करेगा, बांग्लादेश भी निगोशिएट करेगा, वियतनाम भी निगोशिएट करेगा और बाकी मुल्क भी निगोशिएट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये टैरिफ्स जो हैं ये इस लेवल पे नहीं रहेंगे जिस लेवल पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये एक शॉक दिया गया है ताकि लोग जल्दी से टेबल पे आए, बैठे, नेगोशिएट करें और मसले को हल करें। तो मेरे ख्याल में ये टैरिफ तो यूएस कंज्यूमर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज जितनी भी जो लो वैल्यू एडेड आइटम्स हो तो यूएस पे पूरी की पूरी इम्पोर्ट हो रही है, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, चाइना से, पर वो तो इम्पोर्ट रही ना। अगर एवरेज 29-30% ड्यूटी आप ले लेते हैं तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो वो सारे मसले भी उनको बताया कि जो उनको लुक आफ्टर करना है। तो बेसिक आइडिया इज टू ब्रिंग पीपल और कंट्रीज ऑन द टेबल, नेगोशिएट, ताकि एक बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस हो, एक बेटर ट्रेड डील नेगोशिएट की जाए, ताकि इनका जो कंसर्न है कि ये जितना बड़ा यूएस का करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको मिनिमाइज किया जाए, और इसी तरीके से हो सकता है जब वो एक्सपोर्ट करेंगे। सही। दूसरा जो इकदाम 2 दिन पहले लिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि बिजली की कीमतों में ₹7.41 जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए कम किया गया, इंडस्ट्री के लिए ₹7.59 किया गया। ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्स टैक्स अगर देखें तो शायद ये ₹6 के आसपास बनता है। 2 सवाल, क्या आपके ख्याल में ये सस्टेनेबल है? क्योंकि बेस टैरिफ में कमी नहीं है, इसमें QTA भी है, इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर कुछ क्रॉस सब्सिडी है जो लेवी हमने बढ़ाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। तो क्या ये सस्टेनेबल है? और दूसरा, क्या इंडस्ट्री जो एक बेनिफिट मांग रही थी कि टू बी कंपेटिटिव हमारे लिए जो पावर टैरिफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या आपकी कंपेटिटिवनेस एज कम्पेयर टू जो पेयर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं बेहतर हो जाएगी? शहजाद, देखिए जहाँ तक पावर टैरिफ का ताल्लुक है, आप सही कह रहे हैं कि इसमें अगर आप टैक्स हटा दें ₹1.5 का तो तकरीबन ₹6 बनता है, और उसमें QTA वगैरह भी है। लेकिन ये तो देखें, अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती तो ये जो QTA वगैरह वो और भी नीचे आ जाएगा। जो टैरिफ है आज इससे फर्दर नीचे उम्मीद है कि वो आ सकता है। जहाँ तक कि हमारे कंपेटिटर्स का ताल्लुक है, देखिए अभी भी तकरीबन बिजली मेरे ख्याल में 10-11 सेंट की है, मेरे ख्याल में आफ्टर मे बी 10 सेंट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। बट
जो रीजनल रेट है उससे भी ज़्यादा है। रीजनल रेट 7 सेंट का है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गैस का भी टैरिफ है साथ साथ, कि गैस का टैरिफ इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि वहाँ से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो ग्रिड से कनेक्ट नहीं है, और आज आप ग्रिड से वो कनेक्ट करना चाहेंगे तो उसमें टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लगता है। पहले ये पॉलिसी आ रही थी कि हम इनको टाइम देंगे कि वो ग्रिड पे कनेक्ट हो जाए ताकि जो भी एक इशू हो रिजॉल्व हो, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन, इन्होंने कोई वो नहीं दिया, इसमें कोई टाइम नहीं दिया और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गैस के टैरिफ को। तो आई थिंक उस पर भी इनको नजरसानी करनी चाहिए। आप देखिए, आप दुनिया में कंपटीशन कितना बड़ा शहजाद, कि एक तरफ से ये टैरिफ्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कंट्री जो है वो प्रोटेक्शन की तरफ जा रही है। द होल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर इज गोइंग टू हैव अ न्यू शेप आई थिंक एज वी मूव फॉरवर्ड। और उसमें अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और अपने मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे, एंड दिस इज आई ओपनिंग, आई थिंक दिस वाज एन आई ओपनिंग कि देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से कंट्रीज नेगोशिएट करेंगी, किस तरीके अपने कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सपोर्ट करेंगी। और हम चाहते हैं कि हर चीज़ को हम लिबरलाइज कर दें, ठीक है, एक लेवल तक करना चाहिए, बट जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जब तक कि आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सफ़र करती रहेगी। और जो हमें अपनी करंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है और उसको दोबारा से 100% कैपेसिटी पे लेके जाना है, उसके लिए अभी भी चैलेंजेस है मेरे ख्याल में, और उसमें वक्त लगेगा उसको ठीक करने में। तो क्योंकि हुकूमत की भी कोशिश है, IMF का भी मुतालबा रहा है कि इंडस्ट्री को आप शिफ्ट करें ग्रिड पर। कल मैंने यही सवाल जो है फवाद अनवर साहब और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से भी किया कि वहाँ पे तकरीबन 790 रुपए की आपने लेवी लगा दी है, और यहाँ पे अगर आपने टैरिफ्स को कम किया है तो क्या अब इंडस्ट्री वो ग्रिड पे शिफ्ट होगी? तो उनको लग रहा था नहीं होगी। आपका क्या ओपिनियन है कि अब ज्यादा प्राइस कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए क्या है इंडस्ट्री के लिए, कि 790 रुपए के जो लेवी लगी है उसके बाद क्या ग्रिड पर आना आपके लिए ज्यादा फाइनेंशियली वायबल है? देखिए, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता, बहुत सारी कंपनीज ग्रिड पे शिफ्ट होंगी, और इसलिए होंगी कि आज गैस का जो टैरिफ है उस पर जो बिजली का जो आज टैरिफ हो गया वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सस्ता है, तो इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट नहीं होगी। देखिए, वो इंडस्ट्री जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, विंड में, सोलर में, बाकी चीज़ों में, तो वो शायद वो ग्रिड पे नहीं आएंगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी सस्ता सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें कोल पावर प्लांट्स जिन्होंने कैप्टिव लगाए हुए हैं, जिन्होंने बगास पे पावर प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो टैरिफ अभी भी कम है, तो वो तो शायद शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज है जो गैस पे थी, आई थिंक वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में वो ग्रिड की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन एक बात है, क्योंकि आपका खुद पावर सेक्टर से आपका ताल्लुक भी है, फोकस इस बात पे अभी भी बहुत कम है कि हम अपनी डिमांड को कैसे बढ़ाएं। मैं अभी भी कुछ IPPs ओनर से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि आप ये QTA FPA करके कम तो कर लें, लेकिन सब्सटैंशियल फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ेगा जब तक आप अपनी बिजली की यूजेज को नहीं बढ़ाएंगे। वो बढ़ाएंगे तभी आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम होगी। इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं नजर आ रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि डिमांड नहीं है और उस वजह से पावर की डिमांड में हमें कमी नजर आ रही है, या इट्स द अदर वे अराउंड? आई थिंक शहजाद, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि चूंकि आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें अभी भी नियर टू ज़ीरो ग्रोथ है, और जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट है, जो बड़े पावर कंज्यूमर है, वो 40-50% पे चल रही है। तो जब तक कि डिमांड नहीं बढ़ेगी और उनकी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, तो बिजली की जो डिमांड है वो कहाँ से बढ़ेगी आपकी। तो आपकी जो लार्ज स्केल और जो हैवी इंडस्ट्रीज है उस पर जैसी डिमांड आती रहेगी तो आपकी जो कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सेकंड ये कि जिस तरह आपने पहला सवाल किया था कि क्या इंडस्ट्री ग्रिड पे शिफ्ट होगी, डेफिनेटली शिफ्ट होगी, तो वहाँ से भी एक डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिला लें तो डेफिनेटली विद द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ आनी चाहिए। अब जब तक कि GDP आपकी ग्रोथ आपकी 5-5.5% पे नहीं आती ना शहजाद, तो कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ेगी आपकी। और घरेलू जो इन्होंने टैरिफ कम किए वहाँ से भी थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। जब बहुत बिजली आप महंगी कर देते हैं, लोग कम AC चलाते हैं, लोग कम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो कम इस्तेमाल होती हैं, तो जब टैरिफ कम हो जाएगा तो उसमें भी डिमांड बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक साइड पे भी आपकी कंजम्पशन सही। लेकिन अली साहब, 4% ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। इस साल भी हाफ ईयर में हमने 1.5% से ग्रो किया। इनफैक्ट पिछले 3 साल का ऑन एवरेज 1.6-1.7% की ग्रोथ है, जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी आबादी 2.4% से बढ़ी बहुत कम है। अब अगर 4% ग्रोथ पे हमने जाना है तो क्या इसमें कोई पॉलिसी इश्यूज हैं हमारे जिस वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, या परचेजिंग पावर ही लोगों की पिछले 3 साल में बिल्कुल वाइप ऑफ हो चुकी है जिस वजह से ग्रोथ के आसार अब तक नहीं नजर आ रहे हैं? ये दोनों चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में जो पिछले 3 सालों में जो इन्फ्लेशन रही है उसका अभी तक जो मिडिल क्लास और जो इसके नीचे जो तबके हैं
उसमें वो एब्जॉर्प्शन पावर ही नहीं आई है। देखिए सैलरीज वगैरह जो है वो बढ़ती रही हैं, देखिए जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले 3 सालों में, वो उसको कैच करते करते अभी भी 2 साल लगेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारा इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो 5 से 6% पे रहे फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सेकेंडली आपकी जो टैक्सेशन है, जो पर्सनल टैक्सेस हैं आपका और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो इतने बढ़ा दिए इन्होंने कि वहाँ से भी जो लोगों की जो सेविंग्स थी, जो कैपेसिटी टू कंज्यूम है, वो भी आपने स्क्वीज कर दी है। और तीसरा आपने कहा यूटिलिटी, तो तीनों तरफ से इतनी हमें लोगों को मार पड़ी है कि जो 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 कैपेसिटी है बाइंग की, कंजम्पशन की, वो इतनी कम हो गई, इसके वजह से ग्रोथ कम हो गई है। तो ये फैक्टर्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, बट फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपको जो क्विक गेन है वो एक्सपोर्ट से मिल सकता है, एग्रीकल्चर से मिल सकता है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें आपकी जो लोकल कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ताकि इंपोर्ट, देखिए हमें ग्रोथ लानी है लेकिन इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ नहीं लानी है। हमें जो भी ग्रोथ लानी है वो अपनी इंडिजिनस जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल वहाँ से लानी, ताकि ऐसे नहीं कि आप 5% पे जाए और आपका इंपोर्ट बिल दोबारा से बढ़ जाए और दोबारा से आप उसी प्रॉब्लम में आ जाए। तो वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि हमें किस सेक्टर में अपने आप को ग्रोथ पे लाना है, और क्वाइट पॉसिबल कि आप सर्विस को लेके आए, एविएशन को लेकर आए, आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुश करें, तो होपफुली 3.5-4% तक हम ग्रोथ ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली तबा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।